नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं सही शिक्षिका श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 10वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 12 में हम रीढ़ की हड्डी यह पाठ देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में हम सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक परिचय लेंगे, उसके बाद पाठ विस्तार से देखेंगे और पाठ के अंतर्गत जो भी कठिन शब्दार्थ आएंगे उनके अर्थ भी देखेंगे। सबसे पहले हम जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय लेंगे। 1917 में इनका जन्म हुआ। बुलंदशहर यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनकी मृत्यु 1978 में हुई। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ कोणार्क, पहला राजा, घोर कतारा, शारदिया आदि। गद्य संबंधी देखेंगे। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया हुआ है। अब हम रीढ़ की हड्डी यह पाठ विस्तार से देखेंगे। रीढ़ की हड्डी यह पाठ एक नाटक के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया हुआ है। इस नाटक के पात्र इस प्रकार है। उमा एक सुशिक्षित युवती है। रामस्वरूप उमा के पिताजी है। प्रेमा उमा की माँ है। शंकर युवक है जो उमा को देखने आने वाला है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी है और रतन रामस्वरूप का नौकर है। अब नाटक शुरू होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि उस स्टेज पर क्या क्या रखा हुआ है। एक कमरा वहाँ पर दिखाई दे रहा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। रामस्वरूप, अभी धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। देखिए अब यहाँ पर कुछ तैयारियाँ चालू है। रामस्वरूप जी तख्त पकड़कर अपने नौकर को हिदायत दे रहे हैं कि ये कैसा रखना है वगैरह वगैरह। रतन, बिछा दे साहब। रामस्वरूप ज़रा तेज़ आवाज़ में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? अब वो रामस्वरूप जी अपने नौकर को डांटते हुए कहते हैं कि ये तख्त यहाँ पर रख दे। उनकी कुछ तो तैयारी चालू है और घर में हड़बड़ाहट मची हुई है। जल्दी जल्दी वो तैयारी करना चाहते हैं क्योंकि रामस्वरूप जी की जो पुत्री है उसको देखने के लिए लड़के वाले आज आने वाले हैं और इसीलिए वो सब कुछ साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं और इसीलिए वो रतन को भी थोड़ी ज़्यादा हिदायत देते हैं। उसको डांट कर सब चीज़ें सही जगह पर रखने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप जी कहते हैं दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, क्या हुआ? प्रेमा कहते हैं तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप कहते हैं अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। करीने से मतलब तरीके से। ये लोग ज़रा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा कहती है और लड़का? रामस्वरूप, बाप से तो लड़का सवा सेर है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। अब देखिए यहाँ पर रामस्वरूप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं और वो जो लड़का उनकी बेटी को देखने आ रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो लड़के वाले हैं उनको वो थोड़े से दकियानुसी विचारों के लोग हैं। हालांकि देखा जाए तो वो वकील है, पढ़े लिखे हैं, सोसाइटी में उनकी उठना बैठना है, लेकिन उनको बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए और बेटा भी अपने पिता जैसा ही है, उसको भी लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए क्योंकि वो सोचता है कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा। रतन, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज़ में। रामस्वरूप दरवाजे के से बाहर झाँकते हैं। अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। मेहमानों से मिलकर रामस्वरूप जी उनको आने के लिए कहते हैं।
गोपाल प्रसाद जी खंखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे नहीं। अब उनको राम स्वरूप जी का घर ढूंढने में परेशानी नहीं हुई, क्योंकि तांगे वाले ने उनको सही जगह पर लाकर छोड़ दिया था। राम स्वरूप जी कहते हैं कि लड़के की तरफ मुखातिब होकर, मतलब उसकी तरफ देखकर कहते हैं, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां है। शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। राम स्वरूप जी कहते हैं, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर, जी यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप जी कहते हैं, साल 2 साल। शंकर कहते हैं, हाँ हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब देखिए यहाँ पर लड़के वाले आ चुके हैं। रामस्वरूप उनकी आवभगत बहुत अच्छे से करते हैं, लड़के से बातचीत करते हैं, उसके जो मेडिकल का कोर्स चालू है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन वो अंदाजे से बता देता है कि मेरा कॉलेज ख़त्म होने में अभी 1-2 साल बाकी है। उसमें थोड़ा रामस्वरूप जी चकरा जाते हैं कि 1-2 साल कैसे हो सकते हैं। तो शंकर जी कहता है कि मार्जिन 1 साल का मैं मार्जिन रखता हूँ, शायद 1 साल वो फेल भी हो सकता है। गोपाल प्रसाद फिर बाद में कहते हैं, ये सब जब बातचीत हो रही है तब वो कहते हैं कि चलिए अब हम कुछ बिजनेस की बातचीत कर ले। अब यहाँ पर देखा जाए तो गोपाल प्रसाद जी अपने बेटे के साथ लड़की देखने आए हैं, यहाँ पर एक रिश्ता जोड़ने आए थे, लेकिन वो उस रिश्ते को एक बिजनेस का नाम देते हैं। उनके इस शब्द से हमें पता चलता है कि वो बिजनेस के नाम पर यहाँ दहेज की बात करने आए हुए हैं। रामस्वरूप जी ज़रा चौंक जाते हैं और कहते हैं, बिजनेस? ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। अब रामस्वरूप जी को भी समझ में आ जाता है कि वो बिज़नेस किस चीज़ को कह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सबसे पहले नाश्ता पानी कर ले मेहमान, उसके बाद हम दहेज के बारे में बात करेंगे। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ मतलब नाश्ते की कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट दहेज के बारे में बातचीत कर ले, ऐसा गोपाल प्रसाद जी का कहना था। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं अपने लड़के से, क्या क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। अब देखिए रामस्वरूप जी मेहमानों को कुछ खाने पीने के लाने के लिए अंदर चले जाते हैं, तभी गोपाल प्रसाद अपने बेटे को कहते हैं कि ज़रा ठीक से बैठो, बहुत तुम कमर सीधी करके बैठो, इसलिए तुम्हें सब बैकबोन कहते हैं तुम्हारे कॉलेज में। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, आखिर आप माने नहीं। जैसे ही रामस्वरूप जी आते हुए देखते हैं, उनके हाथ में ट्रे होता है, वो मेज़ पर रख देते हैं। रामस्वरूप जी चाय प्याले में डालते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर खंकारते हुए कहता है कि सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। अब उसके पिताजी चाय में ज़्यादा चीनी डालने की बात करते हैं तो शंकर थोड़ा सा उनको टेढ़ा बोलता है कि सरकार ने अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाने की सोची है। गोपाल प्रसाद जी चाय पीते हुए कहते हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए कहते हैं, वह क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाला चू भी न करेंगे। अब देखिए टैक्स की यहाँ बात हुई है, शंकर कहता है कि ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगना चाहिए, लेकिन गोपाल प्रसाद का कहना कुछ और ही है। वो कहते हैं कि टैक्स चीनी पर नहीं, सिर्फ एक चीज़ पर होना चाहिए, और वो खूबसूरती पर। और ये टैक्स भरने के लिए कोई कुछ भी नहीं कह सकता, चुपचाप सब टैक्स भर देंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए कहते हैं, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है, हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। अब वो रामस्वरूप जी मेहमानों को खिला भी रहे हैं और उनकी बातचीत
उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। गोपाल प्रसाद जी समोसा उठाते हुए कहते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप कहते हैं शंकर की तरफ मुताफित होते हुए, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर कहता है, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद बीच में ही बोलते हैं, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़के का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है और जायज़ा मतलब जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। अब देखिए यहाँ पर बातचीत चालू है लड़की की खूबसूरत होने की। रामस्वरूप जी लड़के से पूछते हैं कि शादी के लिए लड़की खूबसूरत होना कितना मायने रखता है। तब गोपाल प्रसाद बीच में ही बोल पड़ते हैं कि लड़की तो खूबसूरत होनी ही चाहिए और जन्म पत्र भी दोनों की एकदम मिल जानी चाहिए, तभी शादी हो सकती है। रामस्वरूप जी कहते हैं, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद को जवाब देते हुए कहते हैं कि जन्म पत्र मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी मतलब भगवान के चरणों में रख दो, वो खुद ब खुद मिल जाएगी। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद को ये बात अच्छी नहीं लगती है, वो थोड़े गंभीर दिखाई देते हैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिलाई पुराई कर ले बस। अब गोपाल प्रसाद के विचार थोड़े से पुराने ख्यालात के हैं और इसलिए वो कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, उनको बस घर के काम आ जाए, थोड़ी सी सिलाई बुनाई कर ले, बस हो गया। रामस्वरूप हाँ हाँ कहते हैं, मैं इसको एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर ज़रा ज़ोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है, उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। अब वहाँ पर उमा की एंट्री होती है। अब उमा हाथ में पान का ट्रे लेकर आती है और जैसे अपने पिताजी को वो ट्रे थमाती है, तभी शंकर और उसके पिताजी उमा को देखते हैं। उमा के आँखों पर रिम वाला चश्मा लगा हुआ है और वो देखकर वो दोनों भी चौंक पड़ते हैं। इस प्रकार लड़की को देखने आए हुए गोपाल प्रसाद जी और शंकर, ये दोनों वहाँ उनकी रामस्वरूप जी की ओर से उनकी काफ़ी अवभगत हो रही है, मेहमान नवाजी हो रही है और अब उमा उनके सामने आ चुकी है। अब इसके आगे क्या होता है? क्या उमा उनको पसंद आती है? क्या शंकर और उमा की शादी होती है या फिर और कोई ट्विस्ट इस कहानी में आ जाता है? ये देखने के लिए अब हम अगला भाग अगले लेक्चर में लेंगे। अगला लेक्चर 13 होगा और रीढ़ की हड्डी पार्ट 2 इसमें पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।